तो अभी हमने पढ़ा एटमिक स्पेक्ट्रा, जिसको लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स भी बोला जाता है। तो इसको समझने के बाद हमें ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि क्यों एटमिक स्पेक्ट्रा को एविडेंस या प्रूफ बोला जाता है फॉर द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल। देखिए, एटमिक स्पेक्ट्रा में चाहे आप एमिशन स्पेक्ट्रा ले लें या फिर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, जो लाइंस बनती हैं, कलर्ड लाइंस होती हैं एमिशन स्पेक्ट्रा में एंड डार्क लाइंस होती हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में, बोथ ऑफ दीज लाइंस कोरिस्पोंड टू डिस्क्रीट वेवलेंथ्स। यानी कि देर इज नॉट एन कंटिन्यूअस स्प्रेड ऑफ वेवलेंथ्स, देर आर डिस्क्रीट वेवलेंथ्स, एंड इन द एमिशन स्पेक्ट्रा these wavelengths correspond to the transition of electrons from higher level to the lower level। जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है तो उसके कोरिस्पोंडिंग एक एनर्जी निकलती है जो कि एक वेवलेंथ की होती है। इट इज़ कोरिस्पोंडिंग टू अ स्पेसिफिक कलर, तो डिस्क्रीट कलर्ड वेवलेंथ्स हमें देखने को मिलती हैं। सो इससे ये हमें पता चलता है कि देर आर डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स जिनके कोरिस्पोंडिंग फिर डिस्क्रीट वेवलेंथ हमें देखने को मिलती है, एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ दीज डिस्क्रीट इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स, इसी को बोला जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स। तो एमिशन स्पेक्ट्रा के अंदर जो कलर्ड लाइंस के बीच में हमें डार्क स्पेसेस देखने को मिलते हैं, दे शो दैट बिटवीन टू एनर्जी लेवल्स देर आर नॉट एनी अदर एनर्जी लेवल्स। उनके बीच में वैक्यूम होता है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें डार्क स्पेसेस देखने को मिलते हैं। इट आल्सो शोज देर आर डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स जिनके बीच में कुछ नहीं होता, कंटिन्यूअस एनर्जी लेवल्स नहीं होते, डिस्क्रीट होते हैं। इसको क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स बोला जाता है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि क्यों एटमिक स्पेक्ट्रा प्रूफ होता है फॉर द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स। अब हम कंटिन्यू करते हैं उस टॉपिक से जो हमने लास्ट टाइम छोड़ा था, दैट इज द लिमिटेशन ऑफ बोहर्स मॉडल। So Bohr's model could account only for hydrogen atom, the stability and line spectra, and for hydrogen like species only जिनमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये हम पहले भी देख चुके हैं। दो फेलियर थे बोहर्स मॉडल के जो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं, वो पहले आपको इस हेडिंग के अंदर दिए हुए हैं। इसके अलावा एक छोटा सा फेलियर और था, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। इन दोनों फेलियर्स को एक साथ देख लेते हैं क्योंकि एक दूसरे से रिलेटेड हैं ये। तो पहला तो बोहर्स मॉडल फेल था एक्सप्लेन करने में कि दो क्लोजली स्पेस्ड लाइंस का एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है, जिसको डबलेट बोला जाता है। दो क्लोजली स्पेस्ड लाइन यानी दो लाइंस एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं, ये फिनोमेना एक्सप्लेन नहीं कर पाया था बोर्स मॉडल। और दूसरा, दो स्पेक्ट्रल लाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स एक दूसरे से दूर क्यों चली जाती हैं, इसको बोला जाता है स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। तो ये दोनों अपोजिट फिनोमिनाज, द क्लोजनेस ऑफ टू लाइंस एंड द सेपरेशन ऑफ यानी स्प्लिटिंग ऑफ टू लाइंस, ये तो अपोजिट फिनोमिनाज एक्सप्लेन नहीं कर पाया था बोर्स मॉडल्स। अब आगे आपको ये बताया गया है कि मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में जो स्प्लिटिंग होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में जो स्प्लिटिंग होती है, उस इफेक्ट को क्या बोला जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में स्प्लिटिंग को जीमन इफेक्ट बोला जाता है और इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में इसको स्टार्क इफेक्ट बोला जाता है। ये दोनों बातें आपको याद होनी चाहिए। ये इनके नाम मिलते जुलते भी हैं, इसलिए आपको आसानी से याद हो जाएगा। ये मैन आ रहा है जीमन इफेक्ट के पीछे, और मैग्नेटिक में भी ऐसा ही राइमिंग हो रही है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्प्लिटिंग होती है इसको स्टार्क इफेक्ट बोला जाता है। तो इस इलेक्ट्रिक में ट्रिक आ रहा है पीछे, और स्टार्क में TAR के ये टार्क है। तो ये दोनों मिलते जुलते राइमिंग वर्ड्स है, तो आपको याद हो जाएंगे। जीमन इफेक्ट मैग्नेटिक फील्ड की स्प्लिटिंग बोलते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्प्लिटिंग को स्टार्क इफेक्ट बोला जाता है। तो ये दोनों अपोजिंग फीचर्स थे, फिनोमिनास थे, जो बोहर्स मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। इसके अलावा एक छोटा सा फेलियर और भी है बोहर्स मॉडल का, दैट इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एबिलिटी ऑफ एटम्स टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स विच बाई केमिकल बॉन्ड्स।
तो ये तो बहुत बाद में एक्सप्लेन किया गया था ऑक्टेट रूल्स वगैरह के द्वारा कि एटम्स क्यों कंबाइन करते हैं टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। बोहर्स मॉडल ये एक्सप्लेन डेफिनेटली नहीं कर पाया था। बोहर मॉडल सिंपली एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी एंड स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम, केमिकल रिएक्टिविटी वगैरह इसके बारे में तो कुछ बोला ही नहीं बोहर्स मॉडल। सो या इट डिडंट एक्सप्लेन द एबिलिटी ऑफ एटम्स टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। इसके लिए रूल्स हम पढ़ेंगे। एबिलिटी ऑफ क्यों एटम्स को मॉलिक्यूल्स बनाने पड़ते हैं, क्यों वो अनस्टेबल होते हैं, अकेले बॉन्ड बनाकर स्टेबिलिटी गेन करते हैं, इसके बारे में हम केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। So, considering these serious limitations of Bohr's model, we definitely require a better model of atom which could explain the features and the structure of complex atoms. Bohr's model only applies to single electron species, so it's a very simple model of atom जो कि फुलफिल किया गया क्राइटेरिया आगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के द्वारा, जो कि कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स पर भी अप्लाई किया जा सकता था। सो द डेवलपमेंट्स विच कंट्रीब्यूटेड इन द फॉर्मेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आर दीज टू। एंड हम इनके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं जब हमने देखा था कि व्हाट आर द डेवलपमेंट्स दैट कंट्रीब्यूटेड टू बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। वहाँ मैंने एनालॉजी से आपको याद करवाया था कि कैसे इन डेवलपमेंट्स को याद रखना है। तो वहाँ बोहर्स मॉडल की डेवलपमेंट में जो कंट्रीब्यूशंस थे वो थे डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, एंड द सेकंड वन वाज एटमिक स्पेक्ट्रा जिसको लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स भी बोला जाता है। एंड यहाँ है ड्यूल बिहेवियर ऑफ मैटर एंड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ हीजनबर्ग, वहाँ भी मैंने आपको याद करवाया था ये। सो टुवार्ड्स द ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर, De Broglie proposed that matter like radiation should also exhibit dual behavior। तो हम पहले से जानते थे कि मैटर का पार्टिकल बिहेवियर तो होता ही है, तो बाकी डिस्कवर होना था वेव नेचर ऑफ मैटर, जो कि डिस्कवर किया गया डी ब्रोगली के द्वारा। उसी के ऑनर में जो वेव नेचर की एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वेव लेंथ, इसी के ओनर में उसको वेवलेंथ को इनका नाम दिया गया, उसको डी ब्रोगली वेवलेंथ बोला जाता है बिकॉज ही डिस्कवर्ड द वेव नेचर ऑफ द मैटर। So the formula of the wavelength discovered by de Broglie was something like that: lambda is equals to h upon mv, mv is linear momentum, so h upon p हो गया। ये ऊपर जो आपको ग्रीन बॉक्स दिया हुआ है डी ब्रोगली के बारे में, इसको आप प्राउडली इग्नोर कर सकते हैं बिकॉज इसमें मुझे ऐसा नहीं लगता कि नीट में आने के लायक कोई इन्फॉर्मेशन है। तो ये है फॉर्मूला डी ब्रोगली वेवलेंथ का, आपको डेफिनेटली रटा होना चाहिए ये फॉर्मूला। डी ब्रोगली is prediction was confirmed experimentally when it was found that electron beam undergoes diffraction, and this diffraction and interference phenomena, these are the characteristics of waves। so ऐसे experimentally confirm हो गया कि डी ब्रोगली ने जो प्रिडिक्शन की है दैट मैटर हैज वेव नेचर, इट वाज एक्सपेरिमेंटली confirmed। This wave nature of the electrons is used in electron microscope, where electrons serve the purpose just as served by light in ordinary microscope। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज़ किया जाता है, एंड इट इज़ अ हाईली एडवांस्ड माइक्रोस्कोप एज कंपेयर टू दिस ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप। आगे इसकी पावर देखिए, इसकी स्ट्रेंथ देखिए, it produces a magnification of about 15 million times an ordinary microscope। सो आप देख सकते हैं कि कितना पावरफुल इम्पैक्ट इसका होता है वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, as it came out as a powerful tool in modern scientific research।
ये मैग्निफिकेशन होती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। तो यहाँ दो दो जगह एम आ रहा है, तो इससे आपको याद हो जाएगा कि 15 मिलियन टाइम्स होती है मैग्निफिकेशन, ये याद हो जाएगा इससे आपको। The wavelength associated with ordinary objects are so short because of their large masses that their wear properties cannot be detected। तो ऊपर आप फॉर्मूला देख ही सकते हैं, उससे पता लगा सकते हैं इस ऑब्जर्वेशन का कि ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट का मास बहुत ज़्यादा होगा यहाँ से, तो उनकी वेवलेंथ बहुत कम होगी। दैट्स वाई वेव नेचर उनका डिटेक्ट ही नहीं हो पाता, इसलिए वी ओनली कंसीडर पार्टिकल नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद लार्जर मासेस। आगे आपको दो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं ऑन द बेसिस ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ। आपसे पूछिए डी ब्रोगली वेवलेंथ, आपको मास गिवन है और वेलोसिटी गिवन है एक बाल की। सो फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, आपके पास डी ब्रोगली वेवलेंथ आ जाएगी। इसकी कैलकुलेशन में इवन आपको नंबर्स की कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक एक है ही है ऊपर नीचे, तो नंबर तो ये सेम रहेगा, सिर्फ पावर एडजस्ट करने की ज़रूरत है आपको। फॉर्मूला में पुट कीजिए नंबर्स, यू विल गेट द आंसर। नीचे 0.1 kg है, यानी 10⁻⁻1 kg एंड 10 मीटर पर सेकेंड। सो 10⁻10 से 10⁻+10 कैंसिल हो गया, तो यही आ गया जो ऊपर वाली वैल्यू है, यही आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन एंड इट्स काइनेटिक। ये तो मास आपको डेफिनेटली याद ही होना चाहिए, गिवन ना हो तब भी, ये इंपॉर्टेंट वैल्यू है। एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी इज गिवन टू यू। सो काइनेटिक एनर्जी से आप निकाल लेंगे वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एंड वो जब पुट करेंगे डी ब्रोगली वेवलेंथ के फॉर्मूला में, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन करना है। काइनेटिक एनर्जी होती है ½ mv², यहाँ से वेलोसिटी निकाल लीजिए √2 काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाई m। सो अब ये वैल्यू को सॉल्व कीजिए, 3×2=6, तो इसको हम लिख सकते हैं 60 इंटू 10⁻⁻26, एंड ऊपर 60 हो गया, नीचे 9, और 9×6=54 होता है, तो 6 पे चला गया, यानी इसको 60 बना लीजिए, 16 10⁻⁻27, तो 64 का अंडर रूट होता है 8, तो 8 के आसपास आपका आंसर आना चाहिए, क्योंकि ये 60 है तो 8 के पास वही आएगा। तो वैल्यूज़ इनकी पावर्स की एडजस्ट कर लीजिए, नंबर मैंने आपको बताया था कि 8 के पास कैसे आएगा। तो ये वेलोसिटी रखिए लैम्बडा के फॉर्मूला में, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ। एक्चुअली ये कैलकुलेशन भी मैं ही बता देता हूँ आपको। ऊपर बच गया था हमारे पास 60 इंटू 10⁻⁻27, और नीचे था 10⁻⁻31। अब -31 ऊपर गया, तो पावर बची 10⁻4 ऊपर, एंड 60 इंटू 10⁻4 बच गया। 60 का अंडर रूट होगा 8 के आसपास, एंड 10⁻4 का अंडर रूट होगा 10⁻2। सो 8 इंटू 10⁻2 यानी 800 के आसपास आंसर होगा, तो वही 812 मीटर पर सेकंड यहाँ पे आ रहा है। नेक्स्ट की भी कैलकुलेशन देख लिए, यहाँ पे है 66 इंटू 6.6 × 10⁻⁻34, इसको 66 बना लीजिए, तो हमारे पास है 10⁻⁻35। अब 9×7=63 पे कट रहा है, लेकिन ये 66 है, 63 नहीं है, तो 7 से थोड़ा सा ज़्यादा आंसर होगा, तो मान लेते हैं 7.2 आंसर है। तो 7.2 इंटू 10⁻⁻35 है हमारे पास, इसको 72 इंटू 10⁻⁻36 बना लेते हैं। नीचे है 8.12 बना लेते हैं इसको 10⁻2। सो 8×9=72 हो गया, एंड नीचे पावर है 10⁻2 एंड 10⁻31, सो 10⁻29 बचा नीचे, एंड ऊपर है 9 इंटू 10⁻36, तो 10⁻29 ऊपर गया, तो हमारे पास ऊपर बच गया 10⁻36, और -36 ऊपर था, नीचे था -29, सो हमारे पास 10⁻7 बच गया ऊपर, यानी 9 इंटू 10⁻⁻7। अब उस 9 को 9000 के आसपास मान लीजिए, तो 10⁻10 हो गया, तो 9000 के आसपास आंसर 10⁻10। इसको हम बोल सकते हैं 8
896.7 नैनोमीटर। तो ऐसे कैलकुलेशंस करनी होती हैं आपको। एग्जाम्पल 2.14 में आपसे मास पूछा है फोटोन का और उसकी वेवलेंथ दी हुई है, तो यूज़ दैट सेम फॉर्मूला फॉर डी ब्रोगली वेवलेंथ। यहाँ से मास आपके पास आ जाएगा h अपॉन लैम्बडा v। v यू नो फोटोन इज लाइट एंड यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एंड इसकी जो स्पीड होती है वैक्यूम में, इट इज स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸मीटर पर सेकेंड। तो यू कैन नाउ सोल्व दिस टर्म। एंगस्ट्रॉम की वैल्यू होती है 10⁻⁻10 मीटर, ये हम जानते हैं, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में दी हुई है टेबल। लेकिन इस क्वेश्चन की वैल्यूज़ में थोड़ी कंस्पिरेसी है दोस्तों। यहाँ पे 3.6 एंगस्ट्रॉम नहीं आना चाहिए। वेवलेंथ की यहाँ वैल्यू होनी चाहिए 0.036 पिकोमीटर, जिसको हम लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10⁻⁻14 मीटर। ये अगर आप यहाँ पे वैल्यू लेंगे लैम्डा की, तो जाके आपके पास आंसर आएगा ये 10⁻⁻29 kg। अगर करंटली जो इन्होंने वैल्यू दिया 3.6 एंगस्ट्रोम, अगर वो लेंगे तो आपके पास आंसर डिफरेंट आएगा। देखते हैं क्या आएगा। यहाँ पे दिया हुआ है 6.6 × 10⁻34। नीचे है 3.6 × 10⁻⁻10। तो पहले तो पावर्स को एडजस्ट कर लेते हैं। 10⁻⁻10 यहाँ है और 10⁻8 है, तो यहाँ बचा 10⁻2, ऊपर गया 10⁻+2 हो गया, तो ऊपर आ गया 10⁻32। और नीचे है 3.6, और 6.6 से अगर हम काटें इसको तो 3.6 × 2 = 7.2, लेकिन यहाँ पे 6.6 है तो 2 से थोड़ा सा कम होगा आंसर। लेट से 1.8 है, तो ऊपर आ गया 1.8 10⁻32। इसको मना लेते हैं 18, तो ये हो गया 18 × 10⁻31। तो यहाँ से एक्चुअली 1.8 से 18 में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो -33 हो जाएगा। देखिए मुझसे भी मिस्टेक हो सकती है इसमें। तो 18 × 10⁻33 हो गया ऊपर, और नीचे है 3, सो 3×6 = 18, तो 6 × 10⁻³ होना चाहिए यहाँ पे। यहाँ पे -33 होना चाहिए अगर आप एंगस्ट्रॉम में लेना चाहते हैं। लेकिन अगर आप लेंगे 0.036 पिकोमीटर एंड 10⁻⁻14 मीटर, तब आपके पास 10⁻⁻29 में आंसर आ जाएगा। देखते हैं कैसे होगा। देखिए यहाँ पे 10⁻⁻14 है, तो इन दोनों को ऐड कीजिए पावर्स को, तो नीचे बचेगा 10⁻⁻6, ऊपर जाएगा 10⁻+6 हो जाएगा, तो ऊपर हमारे पास बचेगा 10⁻28। अब हमको कन्वर्ट करना है 1.8 को 18 में, तो 10⁻⁻29 हो जाएगा यहाँ पे, तो ऐसे आ जाएगा 10⁻�29। सो अगर यही आंसर आपको चाहिए इस एग्जाम्पल में, तो आपको लैम्डा की वैल्यू ये लेनी होगी 3.6 10⁻14 मीटर। तो पिछले क्वेश्चन में मैंने कोशिश की थी कि पावर को मैं आपके ऊपर छोड़ दूं सॉल्व करने के लिए, लेकिन आगे से मैं किसी एग्जाम्पल या एक्सरसाइज में ये नहीं करूँगा, क्योंकि हमने देखा कि एनसीईआरटी भी भरपूर गलती कर सकती है इन द आंसर्स ऑफ दिस एक्सरसाइज क्वेश्चन एंड एग्जाम्पल क्वेश्चन। सो मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करूँगा आगे से। आगे है हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, द सेकंड डेवलपमेंट लीडिंग टू द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। इसको कॉन्सिक्वेंस बोला गया है ड्यूल बिहेवियर ऑफ मैटर का। तो इसको आप ऐसे याद रखेंगे कि द फर्स्ट डेवलपमेंट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द सेकंड डेवलपमेंट। फर्स्ट डेवलपमेंट ड्यूल बिहेवियर ऑफ मैटर इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ सेकंड डेवलपमेंट अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स, ऐसे याद रखेंगे इसको। तो क्या कहता है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल? इट स्टेट्स दैट इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली the exact position and exact momentum or velocity of an electron। so इससे हमें यहाँ से यही पता लग गया कि इट रूल्स आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनेट पाथ्स विच बोहर है टॉक अबाउट इन हिज एटॉमिक मॉडल फॉर हाइड्रोजन। तो बोहर ने बोला था कि देर आर सर्टेन पाथ्स जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस। यहाँ
हीजनबर्ग ने बोल दिया कि एग्जैक्ट पोजीशन डिफाइन करी ही नहीं जा सकती इलेक्ट्रॉन की, सिर्फ प्रोबेबिलिटी के बारे में बात कर सकते हैं। तो बोहर का वो ऑर्बिट्स, फिक्स्ड ऑर्बिट का जो पॉइंट प्रपोजिशन मेक करी थी बोर ने, वो फेल हो गई यहाँ पे। मैथमेटिकल फॉर्म है इस प्रिंसिपल की, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन टू पाई। देखियो एच अपॉन टू पाई एक कांस्टेंट होता है, तो ये आपको याद रखनी है इसमें कि ये साइन ग्रेटर देन इक्वल टू का है यहाँ पे। इसको याद ऐसे रखेंगे क्योंकि डेल्टा एक्स इज द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड डेल्टा पी इज द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। अनसर्टेनिटी इज ग्रेटर देन एनी कांस्टेंट वैल्यू, ये आपको ये खुद प्रिंसिपल बताता है। ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। अगर सर्टेनिटी ज़्यादा होती यानी एक्यूरेसी ज़्यादा होती, कांस्टेंट वैल्यू ज़्यादा होती, तो इसका प्रिंसिपल होना था, ये लॉ होना था सर्टेनिटी प्रिंसिपल, लेकिन ऐसा नहीं है, ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम शुड बी ग्रेटर देन द कांस्टेंट वैल्यू, यानी एक्यूरेसी से ज़्यादा अनसर्टेनिटी है। तो यहाँ पे मोमेंटम की वैल्यू पुट कीजिए, मास इनटू वेलोसिटी। मास तो कांस्टेंट होता है किसी भी पार्टिकल का, तो या अनसर्टेनिटी होगी उसकी वेलोसिटी में। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इनटू अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4 पाई एच डिवाइड बाई 4 पाई एम। मास यहाँ पे राइट हैंड साइड में चला गया। तो ये भी एक फॉर्म हो सकती है इसकी, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। डेल्टा एक्स इज अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड डेल्टा वी इज अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, या डेल्टा वी इज द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम बिकॉज मास में तो कोई अनसर्टेनिटी होती ही नहीं है। मास फिक्स्ड होता है किसी भी बॉडी का, हम देख चुके हैं इन द फर्स्ट चैप्टर। इवन टेम्परेचर के साथ भी मास वेरी नहीं होता, टेम्परेचर बहुत सारी चीज़ों को वेरी कर देता है, उसके साथ भी मास वेरी नहीं आता। इट इज़ अ फिक्स्ड कांस्टेंट फॉर अ बॉडी। if the position of the electron is known with high degree of accuracy, that is delta x is small, यानी uncertainty in the position is small, it is known to very high accuracy, then वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसको इस मैथमेटिकल फॉर्मूला से आप समझ सकते हैं कि अनसर्टेनिटी अगर पोजीशन में कम कर दी जाए तो अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी इन वेलोसिटी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये जो कांस्टेंट है इक्वल टू, ये कांस्टेंट क्या है, ये दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है इट इज़ इक्वल टू अ कांस्टेंट, तो ये वैल्यू कांस्टेंट रहने वाली है। तो अगर एक इनमें से अगर आप घटा रहे हैं तो दूसरे को बढ़ना ही पड़ेगा टू हैव दिस नंबर टू बी कांस्टेंट। तो इसलिए पोजीशन में अनसर्टेनिटी आप घटाएंगे तो वेलोसिटी में बढ़ जाएगी, और वाइसे वर्सा इज आल्सो ट्रू। वेलोसिटी में अनसर्टेन एक्यूरेसी आप बढ़ाएंगे यानी अनसर्टेनिटी घटाएंगे तो पोजीशन में अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी। वही आपसे आगे बोला गया है कि वेलोसिटी के अंदर जब अनसर्टेनिटी आप स्मॉल करेंगे तो पोजीशन के अंदर अनसर्टेनिटी यानी एरर काफ़ी बढ़ जाएगा। सो यू विल गेट ऑलवेज अ वेरी फजी और बलर पिक्चर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। कभी पोजीशन में कभी वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी यानी एरर होगा ही। यू विल नेवर गेट टू नो द एग्जैक्ट पोजीशन एंड वेलोसिटी या मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब आगे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश की गई है हमें। द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कैन बी बेस्ट अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। अगर आपसे पूछा जाए कि मेजर करिए एक थिकनेस ऑफ शीट को, तो आपके पास जो मीटर स्केल होना चाहिए उसमें जो ग्रेजुएशंस होंगे मापने के, वो उस थिकनेस ऑफ शीट से कम होने चाहिए ताकि हम उस शीट की थिकनेस मेजर कर पाएँ। वो ग्रेजुएशंस कम लेंथ के होने चाहिए थिकनेस से, तभी हम मेजर कर पाएंगे ना उसको। इंस्ट्रूमेंट के ग्रेजुएशंस यूनिट्स स्मॉलर होने चाहिए एज कंपेयर टू द थिकनेस ऑफ द शीट ऑफ द पेपर। एनालॉजियसली ऐसे ही अगर हमें इलेक्ट्रॉन की पोजीशन चाहिए तो हमें कुछ ऐसा स्केल चाहिए होगा जो उसके डायमेंशन से छोटा हो, इलेक्ट्रॉन के डायमेंशन से छोटा हो।
पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने के लिए मीटर स्टिक ये जो यूनिट्स होने चाहिए दे शुड बी स्मॉलर देन डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड पॉइंट चार्ज एंड वो डायमेंशन लेस होता है। तो उसके डायमेंशन इतने छोटे होते हैं इलेक्ट्रॉन की कि उसको डायमेंशन लेस ही कंसीडर किया जाता है। तो उससे छोटे क्या हम बना पाएंगे किसी इंस्ट्रूमेंट को, मीटर स्टिक को। तो इसलिए बोला जाता है कि एग्जैक्ट पोजीशन फाइंड करना इलेक्ट्रॉन की इम्पॉसिबल है। यू कैन ओनली टॉक अबाउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। सेकेंडली, टू ऑब्जर्व एन इलेक्ट्रॉन वी कैन इल्यूमिनेट विद लाइट। ऑफ कोर्स उस पर टॉर्च मारनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए ना, ऐसे थोड़ी नहीं दिखेगा। लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, द लाइट यूज्ड मस्ट हैव अ वेवलेंथ स्मॉलर देन द डायमेंशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अगेन वही लॉजिक यहाँ पे लगेगा, जिस लाइट से आप उसे देखना चाहते हैं उसकी वेवलेंथ छोटी होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ से, ताकि आप उसे देख पाएँ। वही लॉजिक यहाँ पे लग रहा है इस मीटर स्टिक का। द हाई मोमेंटम ऑफ photons such लाइट वुड चेंज द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बाय कोलिजन। सो अगर आप उसकी वेवलेंथ को, लाइट की वेवलेंथ जो आप यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए, उसको बहुत ही कम रखते हैं, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ के अराउंड रखने के लिए उसको कम करना पड़ेगा ना, तो उसका मोमेंटम बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। बीम ऑफ लाइट का, फोटोन्स का मोमेंटम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन से वो टकराएगा तो उसकी वेलोसिटी ट्रांसफ़र कर देगा इलेक्ट्रॉन को, और उसकी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, यानी मोमेंटम उसका कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। वही आगे बताया है, इन दिस प्रोसेस वी नो डाउट वुड बी एबल टू कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, बट वी वुड नो वेरी लिटल अबाउट द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन आफ्टर द कोलिजन, आफ्टर द कोलिजन। सो वही बताया गया कि साइमल्टेनियसली वी कैन नॉट फाइंड द पोजीशन एंड द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। साइमल्टेनियसली वर्ड इज आल्सो इम्पोर्टेंट देयर। वही आपको एक्सप्लेन किया गया यहाँ पे कि क्यों साइमल्टेनियसली ऐसा किया नहीं जा सकता। जो आप लाइट यूज़ करेंगे इलेक्ट्रॉन को इल्यूमिनेट करने के लिए, वो उससे टकराएगी और उसका मोमेंटम बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देगी। तो आप पता नहीं लगा पाएंगे कि मोमेंटम कितना हो गया उसका, अगर आप उसकी पोजीशन देखने के लिए लाइट मारते हैं उस पर। तो दैट्स हाउ इट इज़ एक्सप्लेन्ड ब्यूटीफुली बाय टेकिंग द एग्जांपल द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। आगे सिग्निफिकेंस डिस्कस की गई है आपके साथ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की। ये ग्रीन बॉक्स है हीजनबर्ग के बारे में, यू कैन प्राउडली स्किप दिस, इसमें से कुछ नीट में नहीं आने वाला फॉर श्योर। सिग्निफिकेंस क्या है, मैंने थोड़ा सा हिंट तो आपको ऑलरेडी दे दिया है। इट रूल्स आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनेट पाथ और ट्रेजेक्ट्री ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड अदर सिमिलर पार्टिकल्स। सो डेफिनेटली आप बता नहीं सकते कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या होगी, डेफिनेट पाथ आप उसके लिए कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, जैसा कि बोहर ने बताया था। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को ये वॉयलेट करता है। एग्जैक्टली आप नहीं बता सकते, सिर्फ प्रोबेबिलिटी की बात कर सकते हैं। इफ़ वी नो वेयर अ बॉडी इज एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट एंड वी आल्सो नो इट्स वेलोसिटी एंड फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, वी कैन टेल वेयर द बॉडी वुड बी आफ्टर सम टाइम। सो बेसिक काइनेमेटिक यूज़ की गई है यहाँ पे। काइनेमेटिक्स, अगर हमें वेलोसिटी पता है एक पार्टिकल की और फोर्स यानी एक्सेलरेशन पता है उस पर कितना लग रहा है, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के हेल्प से हम पोजीशन फाइंड कर सकते हैं। एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, द सेकेंड काइनेमेटिक इक्वेशन। तो वहाँ पे टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो पुट कर देंगे तो हमारे पास, और जब टाइम स्टार्ट हुआ था तो वो उसके पोजीशन हमें पता लग जाएगी। एंड आफ्टर सम टाइम, हम टाइम की वैल्यू ही तो चेंज करनी है हमें वहाँ पे, तो डेफिनेटली हम उसकी ट्रेजेक्ट्री फिक्स कर सकते हैं। हम बता सकते हैं कि सम टाइम लेटर वो कहाँ होगा, अगर हमारे पास वेलोसिटी और फोर्स पता हो उस पर क्या क्या लग रही हैं। सो इस डिस्कशन से हमें यह पता लगता है कि अगर हमारे पास किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन और वेलोसिटी है तो उसकी ट्रेजेक्ट्री फिक्स हो जाती है। माने
कुछ टाइम बाद वो ऑब्जेक्ट कहाँ होगा हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन सिंस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इट इज़ इम्पॉसिबल टू टॉक अबाउट द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ट्रेजेक्ट्री ऑफ द इलेक्ट्रॉन की बात नहीं की जा सकती। The effect of uncertainty principle is negligible for macroscopic objects। ऐसा क्यों होता है वो आगे आपको बताया गया है एग्जाम्पल्स के थ्रू। अगर मिलीग्राम साइज्ड पार्टिकल्स पे हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगाएं तो हमारे पास द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एरर यानी अनसर्टेनिटी विल कम आउट टू बी ऑफ ऑर्डर 10⁻28। सो इतनी कम एरर यानी अनसर्टेनिटी हमारे पास होगी। एंड ऑलवेज रिमेंबर अनसर्टेनिटी और एरर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्यूरेसी। अनसर्टेनिटी अगर बहुत कम है तो हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी है हमारे पास, यानी कि मिलीग्राम साइज्ड ऑब्जेक्ट्स की को हम जानते हैं, उनकी वेलोसिटी और पोजीशन हम हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी तक जानते हैं, यानी इन पे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल नहीं लगेगा इवन मिलीग्राम साइज्ड ऑब्जेक्ट्स पे। इससे भी छोटा मास होना चाहिए ऑब्जेक्ट्स का ताकि उन पे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लग पाए। ताकि इसीलिए ही इलेक्ट्रॉन साइज्ड और उसके मास के जितने ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन्हीं पे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लग सकता है। द वैल्यू ऑफ डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स यानी अनसर्टेनिटी और एरर इज इनसिग्निफिकेंट फॉर सच ऑब्जेक्ट, यानी वी नो दैम टू हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। In dealing with milligram sized or heavier objects, the associated uncertainty are hardly of any significance, means these uncertainties are negligible. In the case of microscopic objects, तो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स कहा गया उन इवन मिलीग्राम साइज ऑब्जेक्ट्स को मैक्रोस्कोप की कैटेगरी में रखा गया। एंड माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स लाइक इलेक्ट्रॉन ऑन द अदर हैंड अनसर्टेनिटी आर ऑफ रियल कॉन्सिक्वेंस, यानी अच्छी खासी अनसर्टेनिटी यानी एरर आपको मिल जाएगा इनमें। दैट्स वाई अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बिल्कुल वैलिड होता है इलेक्ट्रॉन साइज ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। इलेक्ट्रॉन का एग्जाम्पल लेके आपको बताया, इसका मास होता है 10⁻31 kg ऑर्डर का। तो इस पे अगर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगा के हम एरर यानी अनसर्टेनिटी फाइंड करें तो इट वुड बी ऑफ ऑर्डर 10⁻⁴, यानी बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेनिटी एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन। उसमें 10⁻8 थी, बहुत कम थी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, यानी प्रिंसिपल ज़रूर लगेगा यहाँ पे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। It means that exact location of electron, say to an uncertainty of only 10⁻⁻10 meter, then the uncertainty in velocity would be। सो ऊपर वाले फॉर्मूला में अनसर्टेनिटी इन पोजीशन पुट कीजिए 10⁻⁻8 यहाँ पे, तो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी आपके पास यहाँ से आ जाएगी 10⁴। इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी हो जाएगी वेलोसिटी में अगर आपको सिर्फ 10⁻⁻8 मीटर अनसर्टेनिटी रखी अगर आपने पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन में, तो इससे ये साबित हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन साइज्ड ऑब्जेक्ट्स के अंदर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ज़रूर वैलिड होगा। क्योंकि एक पोजीशन में अगर अनसर्टेनिटी आपने थोड़ी सी भी सर्टेनिटी रखनी चाहिए, देखिए ये बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है सर्टेनिटी की, 10⁻⁸ मीटर इतनी भी अगर आपने रखनी चाहिए पोजीशन में, तो वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी। दैट्स वाई बोला जाता है कि साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रॉन साइज्ड ऑब्जेक्ट्स का हम पोजीशन और वेलोसिटी साइमल्टेनियसली पता नहीं लगा सकते, इट इज़ सो लार्ज। It therefore means that precise statement of the position and momentum of electrons have to be replaced by the statements of probability, and this exact thing has done in the quantum mechanical model of atom। आगे आपको प्रॉब्लम दी हुई है ऑन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल
अनसर्टेनिटी डेल्टा एक्स इन पोजीशन इज गिवन टू बी 0.1 एंगस्ट्रॉम और वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी आपको फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला लगा दीजिए, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। यहाँ से डेल्टा वी आपके पास आ जाएगा एच डिवाइड बाई 4 पाई m इंटू डेल्टा एक्स। तो वैल्यूज पुट कीजिए प्लैंक्स कांस्टेंट की एंड पाई 3.14, देन यू विल गेट दिस आंसर। इसको सॉल्व कीजिए, पहले पावर एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे नीचे है 0.1 इंटू 10⁻10, इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁻11। तो -11 और -31 हो गए -42, ऊपर गया +42 और ऊपर पावर फिर बची 10⁸ अब नीचे है 3.14, ऊपर 6.6, तो ये ऑलमोस्ट 2 से कट रहा है। तो ऊपर हो गया 2 और नीचे 4, सो ये हो गया 2 से कट गया तो 1/2 आ गया। तो नीचे है 9 भी है, तो 9 दूनी 18 हो गया। तो ये हो गया 1/18 इंटू 10⁸ या 1 इंटू 10⁸ डिवाइड बाई 18। सो ऊपर उसको हम बना लेंगे 100, तो 100 इंटू 10⁻6 डिवाइड बाई 18 हो जाएगा हमारे पास। तो 18×5 = 90 होता है, लेकिन 100 है ऊपर हमारे पास, 5 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा तो 5.7 हमारे पास आ जाएगा। 5.7 10⁻6, तो ये यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल 2.16, गोल्फ बॉल का मास आपको दिया हुआ और स्पीड दी हुई है। स्पीड इज कैन बी मेजर्ड विद इन एक्यूरेसी ऑफ 2%। तो डेल्टा वी आपको यहाँ से गिवन है 2% ऑफ 45, इसको निकाल लीजिए। 45 इंटू 2/100 परसेंटेज में था, तो आपने नंबर में कन्वर्ट कर लिया। ये 0.9 आपको डेल्टा वी मिल जाएगा यहाँ पे, 0.9 मीटर पर सेकेंड। आपसे डेल्टा एक्स इसमें पूछा गया है, तो वही फॉर्मूला यूज कीजिए, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। डेल्टा एक्स यहाँ से आ जाएगा एच डिवाइड बाई 4 पाई m डेल्टा वी। अगेन यू कैन सॉल्व दिस नंबर। इसमें भी अगेन पहले पावर एडजस्ट कर लेते हैं हम। नीचे है 10⁻³ तो ये ऊपर गया 10⁻31 बचा ऊपर। एंड नीचे है 3.14, तो ये अगेन 6.6 से ऑलमोस्ट 2 पे गया। तो 2 नीचे 4 है, तो अगेन 2 पे गया। सो 2 इंटू 40 इंटू 0.9 बचा नीचे। तो 4×9 = 36, 40 इंटू 0.9 इज 36, 36 इंटू 2 इज 72। सो 1 डिवाइड बाई 72 है। इसको लिख लीजिए 100 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 72। 100 डिवाइड बाई 72 इज 1.4। सो ये आंसर आ गया आपके पास 1.4 इंटू 10⁻³ एंड दिस वैल्यू इज वेरी स्मॉल। It only indicates that uncertainty principle is meaningless, has no meaning for large particles। और ये तो बहुत लार्ज पार्टिकल भी नहीं था। इसका मास देखिए कितना है, 40 ग्राम्स इसका मास है। तो इवन फॉर सच ये तो 40 ग्राम्स हो गया। हम देख चुके हैं कि मिलीग्राम साइज्ड पार्टिकल्स के लिए भी वैलिड नहीं होगा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स। नाउ द रीज़न फॉर द फेलियर ऑफ बोर्स मॉडल, ये हम ऑलरेडी हम अभी तक आपको समझ में आ ही गया होगा कि क्या रीज़न थे फेलियर के। वेव कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंसीडर नहीं किया, इग्नोर किया, यानी ड्यूअल कैरेक्टर ऑफ मैटर को इग्नोर किया एंड क्लियरली डिफाइन कर दिए पाथ फॉर इलेक्ट्रॉन, यानी हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को इग्नोर किया। तो इन दोनों को वॉयलेट करता है, ये वही बोला गया आगे। बोहर्स मॉडल नॉट ओनली इग्नोर्स ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर बट आल्सो कॉन्ट्राडिक्ट्स हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो ये थे दो रीजंस फॉर द फेलियर्स ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। अगेन यू कैन स्किप दिस ग्रीन बॉक्स। जो कि ये दोनों जो फेलियर थे इनको ओवरकम करा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ने। आइए देखते हैं इसमें क्या इम्प्रूवमेंट्स हुई।
क्लासिकल मैकेनिक्स सक्सेसफुली डिस्क्राइब द मोशन ऑफ मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। तो इसके बारे में पहले जिक्र आया था, मैंने बताया था आपको कि आगे डिस्कस करने वाले हैं हम क्लासिकल मैकेनिक्स को और माइक्रो और माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स को, तो ये वो टाइम आ गया है। हाउएवर it fails when it is applied to microscopic objects because it ignores the dual behavior of matter। अगेन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ईएम थ्योरी ऑफ मैक्सवेल एक पार्ट होती है अंडर क्लासिकल मैकेनिक्स, तो वो भी इग्नोर करती है ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर को। इस क्लासिकल मैकेनिक्स की इसी कमी के कारण बोर्स मॉडल और ईएम थ्योरी ऑफ मैक्सवेल ये दोनों फेल कर गए टू एक्सप्लेन द मॉडल ऑफ एटम, द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, द राइट स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एंड इट आल्सो इग्नोर्स ऑफ कोर्स द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स। इन्हीं दोनों चीज़ों को अकाउंट में लेने के लिए फिर एक नई ब्रांच ऑफ फिजिक्स बनाई गई, इसको बोला जाता है क्वांटम मैकेनिक्स। इट टेक्स इनटू अकाउंट बोथ ड्यूल बिहेवियर ऑफ मैटर एंड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इवन दीज आर द टू डेवलपमेंट्स विच आर लीडिंग टू दिस क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। Quantum mechanics, when applied to macroscopic objects, results are the same as that of classical mechanics। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, डेफिनेटली याद रखिए कि क्वांटम मैकेनिक्स इज अ मच ब्रॉडर ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच कैन बी अप्लाइड टू मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स आल्सो, एंड क्लासिकल मैकेनिक्स बहुत छोटा स्पेक्ट्रम होता है वैलिडिटी का क्लासिकल मैकेनिक्स का। तो ये पूछा जा सकता है आपसे, बिल्कुल याद रखिए इसको कि जो क्वांटम मैकेनिक्स होती है ये अप्लाई होती है माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स पे, लेकिन ये फेल नहीं कर जाती मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए। इट इक्वली अप्लाइज टू मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स आल्सो। वहाँ पे जस्ट डिफरेंस ये होगा कि उनकी वेव लाइक प्रॉपर्टीज इनसिग्निफिकेंट हो जाएंगी, दैट्स वाई वेव करेक्टर को देखना बंद कर देंगे हम। इट equally applies to macroscopic objects also। क्वांटम मैकेनिक्स वाज डेवलप्ड इंडिपेंडेंटली, ये वर्ड याद रखिए, दो साइंटिस्ट ने मिलके नहीं बनाया था क्वांटम मैकेनिक्स को, ये इंडिपेंडेंटली बनाई गई थी दोनों के द्वारा अलग अलग टाइम्स में। डेवलप्ड इंडिपेंडेंटली बाय हीजनबर्ग एंड स्क्रोडिंगर। तो स्क्रोडिंगर ने वेव इक्वेशन बताई थी फॉर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, आगे देखने वाले हैं। हीजनबर्ग तो आप जानते ही हैं, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल फॉर्म्ड द कंट्रीब्यूशन द बेसिस ऑफ द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। द फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स was developed by Schrödinger। This equation, which incorporates the wave-particle duality of matter as proposed by de Broglie, is quite complex। जी हाँ, ये इक्वेशन इतनी कॉम्प्लेक्स है कि आपको दी ही नहीं गई है यहाँ पे, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि स्क्रोडिंगर ने इक्वेशन को इन्वेंट किया था इसको। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और इसमें हाइयर मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है इसको एक्सप्लेन करने के लिए, दैट्स वाई आपको यहाँ पे दी ही नहीं गई है। For a system whose energy does not change with time, Schrödinger equation is written as H psi is equals to E psi। यहाँ पे H है एक मैथमेटिकल ऑपरेटर जिसको हैमिल्टोनियन बोला जाता है। तो क्योंकि ये मैथमेटिकल ऑपरेटर है H, यानी ये कांस्टेंट है एंड ये इक्वल है टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम के। तो यहाँ से आपको क्लियर हुआ कि टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम होनी चाहिए कांस्टेंट, चेंज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये एक कांस्टेंट के बराबर है, यानी मैथमेटिकल ऑपरेटर हैमिल्टोनियन के बराबर यानी कांस्टेंट के बराबर है, दैट्स वाई चेंज नहीं होनी चाहिए एनर्जी। तो इसका हिंट आपको यहाँ से मिला। एंड दिस recipe for constructing this operator come from the expression of total energy of the system। of course total energy के क्योंकि ये equal है तो उसी से इसको construct किया जाएगा। and it is equal to total energy, ये वर्ड याद रखिए, इट इज़ नॉट काइनेटिक और जस्ट पोटेंशियल और काइनेटिक, इट इज़ टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ, आगे बताया गया कि टोटल एनर्जी में क्या क्या आता है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल सब एटमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लिया, न्यूक्लिया के अंदर दो होते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन, सब की काइनेटिक एनर्जी एंड अट्रैक्टिव पोटेंशियल यानी पोटेंशियल एनर्जी, रिपल्सिव पोटेंशियल। तो
मेनली यहाँ पे दो ही एनर्जीज की बात की है, काइनेटिक एंड पोटेंशियल, विच कंसिस्ट ऑफ टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन गिव्स द वैल्यू ऑफ ई एंड साई। ऑफ कोर्स जो मैथमेटिकल ऑपरेटर हमने लिखा था हैमिल्टोनियन, ये तो कांस्टेंट होता है, तो ये तो सॉल्यूशन होगा नहीं। इसका जो अलग, जो दो इसके अलावा इसमें कंपोनेंट्स बचे, एनर्जी, टोटल एनर्जी एंड साई, ये वेव फंक्शन होता है, इसको आगे हम देखने वाले हैं। तो इन दोनों को सॉल्यूशन हमें मिलता है जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। यही बताया गया आपको लास्ट में। स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशंस सॉल्यूशन गिव्स द पॉसिबल एनर्जी लेवल्स, यानी ई, टोटल एनर्जी एंड वेव फंक्शन साई ऑफ द इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड विद ईच एनर्जी लेवल। तो ये हम देख ही चुके हैं कि ई और साई की वैल्यू हमें मिलती है फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। दीज एनर्जी स्टेट्स एंड कोरस्पोंडिंग वेव फंक्शन, यानी ये दोनों वैल्यूज ई और साई, बोथ ऑफ दीज आर करेक्टराइज्ड बाय अ सेट ऑफ थ्री क्वांटम नंबर्स। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन, एजीमुथल क्वांटम नंबर एल, जिसको आगे हम देखेंगे इसका एक दूसरा नाम भी होता है, एंगुलर क्वांटम नंबर भी इसको बोला जाता है। ए से एजीमुथल, ए से एंगुलर, ऐसे आप याद रख सकते हैं। एंड तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसके अलावा एक एम एल, इसके अलावा एक चौथा भी होता है स्पिन क्वांटम नंबर, उसके बारे में आगे डिस्कस किया गया है। दीज अराइज एज अ नेचुरल कॉन्सिक्वेंस इन द सॉल्यूशन ऑफ द स्क्रोडिंगर इक्वेशन। So the solution of Schrodinger equation gives the value of E and psi, which are characterized by these three quantum numbers. So basically हमें ये तीनों quantum number ही मिलते हैं by the solution of Schrodinger equation, because ये तीनों ही होते हैं जो पहचान होते हैं E और psi की, इन्हीं के द्वारा हम करेक्टराइज करते हैं एनर्जी लेवल्स और वेव फंक्शन को। तो बेसिकली ये क्वांटम नंबर्स ही मिलते हैं हमें स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन से। Wave function contains all information about the electron. It's a mathematical function whose value depends on the coordinates of the electron in the atom, and it does not carry any physical meaning. So ये याद रखना काफ़ी आसान है कि इसकी एक फिजिकल मीनिंग क्यों नहीं होती वेव फंक्शन की, बिकॉज वेव फंक्शन कंटेन्स ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन। एंड अगर इसकी कोई फिजिकल मीनिंग हुई तो इसका ये मतलब हो जाएगा कि इसने एग्जैक्ट पोजीशन बता दी, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ द पोजीशन बता दी इलेक्ट्रॉन की, विच इज़ नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। दैट्स वाई ये वेव फंक्शन फिजिकल मीनिंग इसका कुछ नहीं होता। Such wave functions of hydrogen-like species having one electron are called atomic orbitals, and इनको one electron systems भी बोला जाता है। तो वेव फंक्शन ही एटमिक ऑर्बिटल्स होते हैं हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज़ के लिए, ये बात यहाँ पे ध्यान रखने लायक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट अ पॉइंट विद एन एटम इज प्रोपोर्शनल टू साई स्क्वायर। सो ये वेव फंक्शन के स्क्वायर के बराबर होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। प्रोबेबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेव फंक्शन, याद रखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। Schrodinger equation कैन नॉट बी सोल्व फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम या एटम्स। इसका रीज़न आगे बताया गया है, इट कैन only be done with the aid of modern computers, and there is very difficulty and complexity in solving this equation for multi electron systems। reasons बताएंगे उसके लिए। the principal difference between one electron system and multi electron system is increased nuclear charge। बहुत ज़्यादा चार्ज हो जाता है मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स में, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी तो इक्वल प्रोपोर्शन में इंक्रीज हो जाते हैं। दैट्स वाई इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज की वजह से ऑर्बिटल्स आर समवट कॉन्ट्रैक्टेड, बिकॉज ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भरे होते हैं और उन पे होता है नेगेटिव चार्ज। तो इंक्रीज्ड न्यूक्लियर पॉजिटिव चार्ज की वजह से अट्रैक्ट करता है ऑर्बिटल्स को अपनी ओर, और कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, यानी कंप्रेस हो जाते हैं समवट ऑर्बिटल्स। फर्दर इसका रीज़न बताया गया है, एक तो ये कॉम्प्लेक्सिटी है, डिफ़िकल्टी है
कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं ऑर्बिटल्स, इसलिए उनको एक्सप्लेन कर पाना मुश्किल हो जाता है। आई होप ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे कि क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम में हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज़ में ऑर्बिटल्स काफ़ी दूर दूर होते हैं, तो उनको वेव फंक्शन असाइन करना काफ़ी आसान होता है एज़ कंपेयर टू व्हेन न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज इन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, जहाँ पे ऑर्बिटल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, पास पास आ जाते हैं, तो बहुत कॉम्प्लेक्स यानी मुश्किल हो जाता है उनको वेव फंक्शन असाइन करना। इसकी बात हो रही है यहाँ पे। दूसरा, अनलाइक ऑर्बिटल्स ऑफ हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज हुज एनर्जी डिपेंड ऑन ओनली क्वांटम नंबर एन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन, ये आगे हम देखने वाले हैं। आगे भी देखेंगे कि प्रिंस हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज में जिनमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एनर्जी ओनली डिपेंड्स ऑन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन, लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स में द एनर्जी डिपेंड्स ऑन एन प्लस एल। So this further complicates the process of assigning wave numbers and finding information regarding the electron by solving the Schrodinger equation. That's why only modern computers can do such jobs, and that's how it is complex to apply this equation to multi-electron systems. इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, इसमें पहला है कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स इज क्वांटाइज। तो ये तो बोहर मॉडल ऑफ एटम से भी हमें पता लग गया था कि देर इज क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स, एटॉमिक स्पेक्ट्रा से हमें ये पता लग गया था। सो ये तो पॉइंट क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आने से पहले भी हमें जानते थे। The existence of quantized electronic energy levels is a direct result of the wave-like properties of electrons and are allowed solution of Schrodinger wave equation. तो वही बताया गया है इसमें कि क्वांटाइज्ड एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स आर ड्यू टू एटमिक स्पेक्ट्रा, क्योंकि एटमिक स्पेक्ट्रा में ही हमें डिस्क्रीट वेवलेंथ्स की लाइंस देखने को मिलती हैं, एंड वेवलेंथ इज अ प्रॉपर्टी ऑफ वेव। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव, तो वेव लाइक प्रॉपर्टीज का ही रिजल्ट था कि हमें क्वांटाइज एनर्जी लेवल्स देखने को मिले, and these are the energy levels are the allowed solutions of the Schrodinger wave equation। तो ये भी हम जानते हैं कि Schrodinger wave equation के दो सॉल्यूशन होते हैं, E और साई, तो उसमें से E की यहाँ पे बात हो रही है। Of course, it follows Heisenberg uncertainty principle, and we can only talk about the probability of finding an electrons at different points in atoms. We already know this very well. An atomic orbital is the wave function psi for an electron in atom। तो एटमिक वेव फंक्शन एटमिक ऑर्बिटल होता है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ऑर्बिटल्स, these one electron wave functions और ऑर्बिटल्स या वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स भी इनको बोला जाता है, हम देख चुके हैं। ऑर्बिटल्स फॉर्म द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। तो ये हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते टाइम हमें ये क्लियर होगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं डिफरेंट ऑर्बिटल्स के अंदर। वही आपके आगे बोला गया है कि ऑर्बिटल्स कैन नॉट हैव मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये भी एक रूल है, रूल की फॉर्म में इसको हम पढ़ते हैं आगे। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इसको बोला जाता है। एन ऑर्बिटल कैन नॉट हैव मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन द ऑर्बिटल्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। ये होता है ऑफबाउ प्रिंसिपल। तो इन दोनों को डिटेल में आगे देखने वाले हैं। एंड ये जो ऊपर मैंने बात बताई कि इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, ये हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तब हम इसको और बेहतर समझ में पाएंगे कि ऑर्बिटल्स में ही इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। दैट्स वाई दे फॉर्म द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स। आगे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के बारे में बात की गई है। वी नो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साई स्क्वायर। It predict the region around the electron will be found, probably be found, most probably be found। तो of course as the name suggests,
जिस रीजन में इलेक्ट्रॉन्स मोस्ट प्रोबेबली पाया जा सकता है वो उसको डिनोट करते हैं हम साई स्क्वायर से, इट इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी. So these were the features, important features or considerations that are included in quantum mechanical model of atom. Orbitals and quantum number is the next topic. An orbital of smaller size, it means there are more chances of finding the electrons near the nucleus. So जो orbital है, it is nothing but a space that is around इलेक्ट्रॉन. सो ये स्पेस जितना छोटा होगा उतनी ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी इलेक्ट्रॉन के इसके अंदर पाए जाने की. ये समझ में आती है बात. Similarly, shape and orientation of orbitals means that there is more probability of finding the electron along certain direction. So different shapes होती हैं या ओरिएंटेशन भी होती हैं ऑर्बिटल्स की. जैसे एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, पी ऑर्बिटल्स में लोब्स बनी होती है. तो इसका मतलब यही होता है कि एस ऑर्बिटल स्फेरिकल सिमेट्रिकल है, यानी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सेम होती है एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस. एंड पी ऑर्बिटल्स में और डी ऑर्बिटल्स के अंदर भी लोब्स बनी होती हैं, यानी देयर इज अ पर्टिकुलर डायरेक्शन जो लोब्स के अंदर होगा वहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी. तो इट शेप्स एंड ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स दे इंडिकेट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन सर्टेन डायरेक्शंस. Principal quantum number n determines the size and energy of the orbital to a larger extent. This word इसको भूलिए मत. इट डेटरमाइंस द साइज ऑफ द ऑर्बिटल. सो जैसे आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, अगर एन इज इक्वल टू 1 है तो 1s, एन इज इक्वल 2 है तो 2s, देन 3s. तो ऑर्बिटल का साइज बढ़ता जा रहा है जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ रहा है. तो इट डेटरमाइंस डेफिनेटली द साइज ऑफ द ऑर्बिटल्स एंड आल्सो द एनर्जी टू अ लार्जर एक्सटेंट. ऐसा क्यों बोला गया कि एन डिफाइन करता है एनर्जी को लार्जर एक्सटेंट से. तो एक्चुअल में अगर देखा जाए एग्जैक्टली द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल इज डिटरमाइंस बाय टू क्वांटम नंबर्स n प्लस l, लेकिन n का कंट्रीब्यूशन उसमें ज़्यादा होता है. ऐसा इसलिए क्योंकि l की जो वैल्यू होती है इन टर्म्स ऑफ n वो कम होती है. जैसे n इज इक्वल टू 3 है तो n ये 3 ही माना जाएगा. लेकिन अगर l इज इक्वल टू 3 है तो उसके लिए n की वैल्यू ज़्यादा होगी. 4n इज इक्वल टू 4, l कैन बी 3. ये आगे आपको पता लगेगा जब आप ये पढ़ लेंगे कि टू this azimuthal quantum numbers for any value of n, l can have n minus 0 to n minus 1 values. so एक वैल्यूज कम होती है मेनली, अभी के लिए इतना जान लीजिए l की. दैट्स वाई इसका कंट्रीब्यूशन कम होता है टुवर्ड्स द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल, n का ज़्यादा होता है. ऐसे आप समझ लीजिए. ऐसे हाइड्रोजन लाइक स्पीशी के लिए ऑफ कोर्स क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो उसमें एल की वैल्यू तो है ही नहीं कहीं भी. सो द ऑर्बिटल एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन द वैल्यू ऑफ एन. साइज एंड एनर्जी बोथ डिपेंड ओनली ऑन द वैल्यू ऑफ एन. एल इसमें कुछ होता ही नहीं है क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है. इट आल्सो आइडेंटिफाइज द शेल. तो नीचे आपको दिया गया है कि n इज इक्वल टू 1 होगा तो उसको k शेल बोलेंगे, और 2 होगा तो l, 3m एंड 4n एंड सो ऑन. ऐसे शेल्स के नाम दिए जाते हैं. तो ये भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n ही आइडेंटिफाई करता है. अलाउड नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आर गिवन बाय n स्क्वायर. सो nth शेल के अंदर n स्क्वायर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं. डेफिनेटली याद रखिए ये. और आप जानते हैं कि एक ऑर्बिटल के अंदर सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं. तो अलाउड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन nth शेल इज 2n स्क्वायर. ये भी याद रखिए आप. All the orbitals of a given value of n constitute a single shell of the atom.
इसको आप एग्जांपल से समझिए कि जैसे 3s 3p एंड 3d ऑर्बिटल्स हैं, ये सारे ऑर्बिटल्स एक ही शेल के अंदर होंगे जिसके लिए n की वैल्यू होगी n=3। सो ये ऑब्वियस बात आपको यहाँ पे बताएगी है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया। ये बहुत ऑब्वियस बात है कि 3s 3p और 3d के अंदर सिंगल शेल होगी, यानी एक ही वैल्यू होगी एन की, n=3। इसलिए मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया। मैं यूनिक पॉइंट्स को, यूनिक लाइंस को ही हाईलाइट करता हूँ, जनरल बातों को मैं हाईलाइट नहीं करता इसमें। ड्यूरेशन काफ़ी हो गई है इस लेक्चर की ऑलरेडी, तो ये पैराग्राफ एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर से आगे हम कंटिन्यू करते हैं इन द नेक्स्ट लेक्चर।